दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लुसेंट में भारत का इतिहास पढ़ेंगे और ये बुक काफ़ी कंसाइज है। फैक्ट कलेक्शन काफ़ी अच्छा है और एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनडायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारत के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष भारतवर्ष यानी भारतों का देश और यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, जम्बू मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कह के हिंदू कहते थे, और यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंडे कहते थे, इंडे, और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, और विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है, ये विंध्य पर्वत है, आपका मध्य प्रदेश पूरा फैला हुआ है, तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया हो जाता है और ये हमारा साउथ इंडिया हो जाता है। तो विंध्य पर्वत जो है भारत को दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों का बहुमत है। क्योंकि ऊपर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है, जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं उसमें आप जानते हैं पहले तेथिस सागर था और हम जो मेडागास्कर के पास थे, ये धीरे धीरे फिर मर्ज हो गया है ना, और फिर हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये जो यूरेशियन प्लेट है उसमें हमने मर्ज हुआ, तो इसलिए जो है ऊपर वाले जो एरिया है वहाँ यूरोपीय भाषा बोली जाती है और नीचे वाले जो है वो द्रविड़ एरिया है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जनसंख्या जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से बना है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, पैलियो मेडिटेरियन, कासेसाइड, निग्रोइड और मंगोलियाइट। प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राचीन, दूसरा होता है मध्य और तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है, और ऐसा किसने किया? इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय सबसे पहले क्रिस्टोफ सेरिलियस को जाता है। ठीक, तो हमने तीन भागों में बांटा है, अब उसी के बारे से हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए, तो ये है हमारा प्राचीन इतिहास, है ना। तो प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके जानकारी के चार स्रोत हैं, 4 सोर्सेस। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। कंपाइलेशन किसने किया? वेद व्यास ने किया। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। ठीक है, मतलब ये स्वयं लिखा गया है, मतलब इसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। ठीक है, वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक, और भारतीय दर्शन में आप देखेंगे जो आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण किया गया है वो वेदों को मानने के आधार पर किया गया है ना। जो दर्शन जो है वेदों को मानेंगे, वेदों की ऑथोरिटी को मानेंगे, वो आस्तिक कहलाएंगे, और जो वेदों को नहीं मानते हैं वे नास्तिक कहलाएंगे। अब इन्हीं वेदों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा ऋग्वेद। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं।
कितने ऋचाएं हैं? 10,462। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। इन वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र इसकी रचना करता है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक, तो 3 में क्या है जी? गायत्री मंत्र, और 9 में क्या है जी? सोम देवता। 8, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। और चातुष वर्ण है ना, 4 वर्णों में बटा जो समाज है, इसकी कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके आधार पर 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य किसको बोलते हैं? मतलब जिसको मारना निषेध है, ये गाय को बोला गया अघन्य। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है, स्पष्ट अंतर करता है। अब देखिए इसमें ये दिया है ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। तो ईसा मसीह का जब जन्म होता है उसको ले लो आप बेस ईयर 0, और ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले चीज़ों को बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के बाद वाला जो चीज़ है उसको बोलते हैं एडी, यानी आफ्टर डेथ। ठीक, वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। इंद्र के लिए 250 बार, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब आ जाएंगे यजुर्वेद में। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। एक बार फिर से बताता हूं, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? अर्धव्यु। ऋग्वेद बेसिकली यजुर्वेद में क्या लिखा है? यज्ञों के नियम और विधि विधान का संकलन, बलिदान विधि का भी वर्णन है। और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में है ये। नेक्स्ट आ जाएंगे सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, 6000 पद्य हैं। कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय, गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है।
अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और उसका बाद सबसे जो आया है, सबसे बाद का वेद है वो है अथर्ववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, क्योंकि वेद का जो संस्कृत है वो काफ़ी टफ है, तो उसको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की जाती है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। क्या? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रवशा, उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में सबसे प्राचीन कहा जाए तो मत्स्य पुराण है और यह सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भी माना जाता है। अधिकतर पुराण जो है वो संस्कृत के श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो पुराण सिर्फ सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई दशा मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति पुरुष स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में देखा जाए तो प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों, अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त इसको लिखे हैं और इसमें 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसका अनुवाद श्याम शास्त्री ने किया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। राजतरंगिणी यानी 8 तरंग है इसमें, इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, इसके लेखक अली अहमद है, उसमें सुरक्षित है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है, जो कि संस्कृत भाषा का व्याकरण का प्रथम पुस्तक है। मौर्य वंश के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और इसके बाद भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का हमको उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है।